गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। वसीयत साबित करने के 3 गोल्डन रूल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 3 गोल्डन नियम आपके लिए लेकर आया हूं और ये आधारित हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट एच वेंकटचला लेंगर 1958। जी हाँ सर, ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि आपको वसीयत साबित करने में 3 गोल्डन रूल क्या इस्तेमाल करना होंगे, किस प्रकार से इस्तेमाल करना होंगे। यदि आपका भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो ये वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए लाभकारी है। ये वीडियो वादी के लिए किस प्रकार लाभकारी है, यदि वादी वसीयत को साबित करने के लिए प्रोबेट पेश करता है तो उसको इन 3 गोल्डन रूल का पालन करना होगा, तब वह आसानी से वसीयत साबित करके केस जीत पाएगा। यदि प्रतिवादी है वो उसको चुनौती दे रहा है तो इस लैंडमार्क जजमेंट का हवाला देकर जज साहब से निवेदन कर सकता है कि वादी के द्वारा इन 3 गोल्डन रूल के तहत वसीयत को साबित नहीं किया गया है, इसलिए इसका दावा निरस्त किया जाए। तो आज का मेरा वीडियो सर वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए लाभकारी है और इस लैंडमार्क जजमेंट में जो 6 मुद्दे बताए गए हैं उसको साबित करने के संबंध में जब प्रोबेट पेश किया जाता है तो 6 मुद्दों पर विचार किया जाएगा। कितने सर? 5 और 1 6। आप ध्यान रखिएगा, 6 मुद्दों पर विचार किया जाएगा जो इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर बताया गया है। उस जजमेंट के उस पेरा के अंदर से मैं 6 मुद्दे भी आपको पढ़कर बताऊंगा। ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। क्यों? क्योंकि आज इसको 2026 तक लगभग 68 साल हो चुके हैं सर, 68 ईयर्स हो चुके हैं। 1958 का ये फैसला है। तो इस 68 साल में तकरीबन 1200 से अधिक बार अदालतों ने, विभिन्न न्यायालयों ने विभिन्न जजमेंटों में इसका हवाला दिया, जिसने न्यायपालिका के इस वसीयत के गोल्डन रूल को एक स्थापित ढांचा प्रदान किया, जो एक गाइडलाइन है, एक मार्गदर्शन है और एक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसके लिए मैंने स्पेशल ई बुक पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। उस ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर साइड में आप देख रहे हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है ई बुक, जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दी गई है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है। तो आप आज ये वीडियो आप वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। ई बुक पीडीएफ का परिचय मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। पहले हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर वसीयत को साबित करने के 3 गोल्डन रूल। ये हमारा ई बुक का भी टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको ई बुक पीडीएफ से परिचय भी करा देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे ले जा रहा हूं। जहां हमारी मुद्दे की बात शुरू हुई है मैं वहीं पर आपको सीधा ले जा रहा हूं। या हम आ चुके हैं शुरुआत मुद्दे से। वसीयत एक ऐसा कागज है जिस पर किसी इंसान की पूरी जीवन भर की कमाई का भविष्य लिखा होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की नजर में हस्ताक्षर से ज्यादा इरादा मायने रखता है। हस्ताक्षर से ज्यादा इरादा, नियत, इंटेंशन, कि आखिर उसका दस्तखत करने का इंटेंशन है भी कि नहीं। क्या उसकी स्वतंत्र सहमति से दस्तखत किए गए या गन पॉइंट उसके दिमाग पर रख के, बंदूक रख के दस्तखत करवाए गए हैं, या बेहोशी की हालत में या मरणासन हालत में या धोखाधड़ी से करवाया गया। उसका नियत और इरादा ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। वसीयत पे दस्तखत होना ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं। एक एडवोकेट के रूप में मैंने देखा है कि कैसे एक छोटी सी भूल वसीयत को रद्दी का टुकड़ा बना देती है सर। ये एक अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताऊंगा जिसे जाने बिना आप वसीयत का केस लड़ ही नहीं सकते। जो फैसला है एच वेंकटचला लेंगर बनाम बी एन थेम्मा 1959। यह फैसला वसीयत के मुकदमों का संविधान है। इसमें वसीयत को साबित करने के जो 3 गोल्डन रूल दिए गए हैं उसमें हम नंबर 1 रूल चालू कर रहा हूं सर। गोल्डन रूल नंबर 1, डिस्पोजिंग माइंड कोष्टक में तैयार मना स्थिति। ये गोल्डन रूल नंबर 1 है सर। कानून कहता है कि वसीयतकर्ता को यह मालूम होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अगर वसीयतकर्ता बिस्तर पर लेटा है, बोलने की स्थिति में नहीं है या भारी दवाइयों के असर में, बेहोशी की हालत में, नशे में है, तो कोर्ट उसकी तैयार मना स्थिति पर सवाल उठाएगा। केवल अंगूठा लगवाना काफी नहीं है, उस समय का मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण जरूरी है। ये हुआ सर हमारा गोल्डन रूल नंबर 1। गोल्डन रूल नंबर 1 में हमें क्या क्या सीखने को मिला। नंबर 1 बात यह है कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का होना जरूरी है और बालिग होना जरूरी है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 यही कहती है कि वसीयतकर्ता का बालिग और साउंड माइंड, स्वस्थ चित्त होना जरूरी है। वो चीज इस लैंडमार्क जजमेंट में गोल्डन रूल नंबर 1 में आ चुकी है।
ये इसकी सरल व्याख्या की है सर मैंने आपको, आगे में जजमेंट के अंदर से जो उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है मैंने हिंदी में, उसी को भी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज देखना है सर, यो यदि आप वादी हैं और आपने प्रोबेट पेश किया है और आप आपका केस जीतना चाहते हैं, तो आपको ये साबित करना होगा कि वो ना तो बिस्तर पर लेटा था और स्वस्थ चित्त हालत में था, कोई दवाइयों के असर में भी नहीं था, किसी भी प्रकार से डराया धमकाया नहीं गया था, किसी भी प्रकार से झूठ बोल के धोखाधड़ी से उसके दस्तखत नहीं करवाए गए थे, कोई असमयक असर उसके ऊपर नहीं दिया गया था, या अगवा नहीं किया गया था, या कोई भी इलीगल तरीके से उसके दस्तखत उस पर नहीं करवाए गए। ये वादी को साबित करना होगा। ये वादी के लिए सर महत्वपूर्ण टिप है इसमें, गोल्डन रूल नंबर 1। अब यदि आप प्रतिवादी हैं तो आपको क्या बताना होगा अदालत में जज साहब को, यही सब बातें आपको विपरीत तौर पर बताना होंगी कि वादी के द्वारा यह साबित नहीं किया गया है, नंबर 1 कि ये स्वतंत्र इच्छा से दस्तखत किए हैं, ये तंदुरुस्त था, बिना दबाव के या समय के असर के ब्लैकमेल करके, ये सब चीजें प्रतिवादी को जज साहब को बताना होगी कि इन कमियों को, जो वादी को साबित करने की जिम्मेदारी मैंने बताई, ये सारी कमियां प्रतिवादी को अदालत में बताना होगी केस जीतने के लिए। और यदि वादी केस जीतना चाहता है तो इन गोल्डन रूल नंबर 1 का उसे पालन करना होगा। तो ये वीडियो सर वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए लेकर आया हूं मैं, आप याद रखिएगा। जो भी ईमानदार है, जो भी सच्चा है, जीत उसी की होती है सर। सच को कोई हरा नहीं सकता, सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, आप याद रखिएगा। अब ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 1 हो चुका है। अब मैं आता हूं सर गोल्डन रूल नंबर 2 पे, अदालत की अंतरात्मा, कोर्ट्स कॉन्सेंस। यह सबसे दिलचस्प नियम है कि कोर्ट कोई मशीन नहीं है। जज तब तक वसीयत को वैध नहीं मानेगा जब तक उसकी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो जाए कि वसीयत पूरी तरह निष्पक्ष है। अगर मामला संदिग्ध लगता है तो कोर्ट वसीयत को खारिज करने का पूरा अधिकार रखता है। यह गोल्डन रूल नंबर 2 है कि जब आप वसीयत को पूरी तरीके से गवाहों से और जो है कि निष्पक्ष रूप से लीगल तरीके से साबित कर देंगे तो कोर्ट ही मानेगा कि यह डाउटफुल नहीं है। कोर्ट का अगर कोर्ट में जज साहब को यह लगता है कि डाउटफुल है वसीयत, तब वो आपका मामला जो है कि कंफ्यूजन में और डाउटफुल स्थिति में आ जाएगा, और यदि आप उस डाउट से उस वसीयत को मुक्त नहीं करते हैं तो आपका केस खारिज कर दिया जाएगा, प्रतिवादी केस जीत जाएगा। और यदि प्रतिवादी के द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि डाउटफुल कंडीशंस इसमें है और वादी के द्वारा उन डाउटफुल कंडीशंस को दूर नहीं किया गया है, तब प्रतिवादी के पक्ष में उसमें फैसला जा सकता है। तो वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए लैंडमार्क जजमेंट है, गोल्डन रूल नंबर 2 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं सर गोल्डन रूल नंबर 3, वसीयत को साबित करने का, संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करना। क्या वसीयत में किसी बाहरी व्यक्ति को सब कुछ दे दिया गया? क्या वसीयत लिखते समय मुख्य लाभार्थी जो बेनिफिशियरी है कमरे में मौजूद था? क्या वसीयतकर्ता ने अपने सगे बच्चों को बिना कारण बेदखल कर दिया? ये सब संदिग्ध परिस्थितियां हैं। अयंगर केस कहता है कि इन्हें साबित करने का भार लाभार्थी का है। उसे कोर्ट को विश्वास दिलाना होगा कि यहाँ कोई घपला नहीं हुआ। ये गोल्डन रूल नंबर 3 है सर। इस गोल्डन रूल नंबर 3 से आप क्या सीखे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वसीयत करता है कि बेटे और बेटियां मौजूद रहते हैं, लेकिन वो एक थर्ड पार्टी को वसीयत कर देता है सारी संपत्ति की। तो आखिर ऐसा क्यों किया? जब उसके खुद के बेटे और बेटियां मौजूद हैं तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं? डाउट हुआ, कंफ्यूजन हुआ। तो अब इन सभी डाउट और कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। इसमें जो बताया है किस प्रकार से, एक बार मैं आपको बता देता हूं। क्या नंबर 1 है, क्या वसीयत में किसी बाहरी व्यक्ति को सब कुछ दे दिया गया? यदि ऐसी कंडीशन है तो नंबर 1 है, क्या वसीयत लिखते समय मुख्य लाभार्थी कमरे में मौजूद था? मतलब जब किसी थर्ड पार्टी को सारी संपत्ति पिता के द्वारा दे दी जा रही है तो क्या बेटा वहीं बैठा हुआ था? क्या बेटे की सहमति थी? क्या बेटे को जानकारी थी? या उसको किन लोगों ने घेर रखा था? किन लोगों के बीच में वसीयत करता था? क्या वो लाचारी और मजबूरी की हालत में था? क्या उस पर अनुचित दबाव बनाया गया था? ये सारी चीजें आपको क्लियर करना होगी। दूसरा है, क्या वसीयतकर्ता ने अपने सगे बच्चों को बिना कारण बेदखल कर दिया था? ये भी क्वेश्चन मार्क पैदा होगा। इसको भी देखा और सुना और समझा जाएगा। ये भी बर्डन ऑफ प्रूफ बेनिफिशियरी पर ही होगा जो वसीयत में लाभ प्राप्त कर रहा है। नंबर 4 आएगा कि ये सब जो संदिग्ध परिस्थितियां हैं, इसमें एंगर केस करता है कि इन्हें साबित करने का भार लाभार्थी का है और कोर्ट को विश्वास दिलाना होगा कि कोई घपला नहीं हुआ। और प्रतिवादी क्या कहेगा कि सर इसमें घपला हुआ है, वादी ने घपला किया है, वादी ने गलत तरीके से वसीयत तैयार की है और ये सारे आधार जो अभी मैंने आपको बताया ये इसमें मौजूद है, इसलिए इसके पक्ष में प्रोबेट नहीं दिया जाए और इसको वसीयत के लिए जो प्रोबेट लेना चाहता है इसका दावा निरस्त किया जाए। ये प्रतिवादी का डिफेंस होगा। वादी का क्या डिफेंस होगा कि माननीय न्यायालय इसमें कोई घपला नहीं हुआ है, ये पूर्णतः विधि अनुसार निष्पादित की गई है, स्वतंत्र साक्षी भी मौजूद थे और वो भी पूरे होशो हवास में था। ये डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट रहा हमारा और यह वसीयत पूरी विधि अनुसार लिखी गई थी।
ये सभी बातें दोनों पक्षों को ध्यान रखने योग्य है। अब हम इसको एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। ये गोल्डन रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया सर, 1, 2 और 3 तीनों गोल्डन रूल में आपको बता चुका हूं वसीयत को साबित करने के। ये वसीयत को यदि आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो आप इसकी गांठ बांध के अपने पास में रख लें। यदि आप कोर्ट में केस जीतना चाहते हैं तो आपको ये सब बातें साबित करना होंगी। और यदि कोई प्रतिवादी है और उसके साथ वास्तव में ऐसा धोखा हुआ है, ऐसी बेईमानी हुई है कि कुछ शातिर बदमाश बेईमान किस्म के लोगों ने सारी वसीयत उन बेटा बेटियों को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पक्ष में लिखा ली और कोर्ट में आपने चुनौती दी, तो आपको ये सारी बातें वहां पर न्यायालय के नॉलेज में लाना होगी। और ये लैंडमार्क जजमेंट का हवाला भी आप दे सकते हैं। इस लैंडमार्क जजमेंट को ओरिजिनल बुक में से निकाल कर आप पेश कर सकते हैं। ये मैं ई बुक पीडीएफ के अंदर इसकी पूरी डिटेल भी मैंने आगे दी हुई है। अब इसको हम एक सरल उदाहरण से कैसे समझ लेते हैं। एक उदाहरण जो है कि रामलाल जी ने अस्पताल में अपनी सारी जमीन अपने छोटे बेटे के नाम वसीयत कर दी। बड़े बेटे ने चुनौती दी। निचली कोर्ट ने देखा कि हस्ताक्षर असली हैं और वसीयत रजिस्टर्ड है तो उसे सही मान लिया। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के थे तो उसको रजिस्टर्ड करवाया गया था। कोर्ट ने उसे सही मान लिया। लेकिन जब केस अयंगर के सिद्धांतों पर परखा गया तो पाया कि क्या पाया सर, नंबर 1, रामलाल जी अस्पताल में थे, शारीरिक कमजोरी थी उनके अंदर। दूसरा है, वसीयत छोटे बेटे ने ही ड्राफ्ट कराई थी, सक्रिय भूमिका थी, बेनिफिशियरी है, वो लाभार्थी है, मतलब जो खुद ही संपत्ति सारी लेना चाहता है वही वसीयत लिखवाने जा रहा है, तो डाउट तो पैदा होगा सर। क्यों? क्योंकि वसीयत का जो नियम ये कहता है कि उसमें बेनिफिशियरी जो लाभार्थी उसका मौके पर मौजूद होना जरूरी नहीं है, ना उसके दस्तखत होना चाहिए वसीयत पर, उसको तो पता भी नहीं होना चाहिए। और वसीयत करता वसीयत कर दे दो गवाहों के सामने और उसके मरने के बाद ही उसको पता लगे, लेकिन वो मौजूद था तो कुछ तो घपला गड़बड़ हो सकती है। तीसरी है, बड़े बेटे को बेदखल करने का कोई ठोस कारण नहीं था, ये एक अननेचुरल वसीयत उसमें पाई गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ? वसीयत रजिस्टर्ड होने के बावजूद अदालत ने अयंगर केस के तहत इसे संदिग्ध मानकर रद्द कर दिया क्योंकि अदालत की अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हुई थी। तो इसमें हमें क्या निष्कर्ष निकला सर? सबसे महत्वपूर्ण है फाइनल कॉल टू एक्शन। दोस्तों, वसीयत का मतलब सिर्फ संपत्ति ट्रांसफर करना नहीं है। यह कानून की उन बारीक धाराओं का खेल है जहां एक गलत कदम आपको विरासत से बेदखल कर सकता है। अगर आप भी वसीयत से जुड़ी किसी उलझन में हैं तो आज ही इस कानूनी दृष्टिकोण को समझें। किस प्रकार से समझें कि अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी पारिवारिक संपत्ति विवाद में फंसे हैं। और हाँ, अपनी वसीयत को सिर्फ कागज पर मत रहने दीजिए, इसे एंगर केस के मामले पर सुरक्षित आप बनाइए, जो गोल्डन रूल मैंने बताए। अब हम आ चुके हैं सर जजमेंट पे। ये पूरा जजमेंट है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा उसका फैसले की तारीख, दिनांक, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें मैंने। और ये 1203 से ज्यादा बार इसका हवाला दिया जा चुका 68 सालों के अंदर। और ये 13 नवंबर 1958 को एच वेंकटचला अयंगर बनाम BN थिम्मत जम्मा और अन्य ये हुआ है। बेंच PB गजेंद्रगरकर AK सरकार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वसीयत के चारों ओर संदेह के बादल हैं तो कोर्ट उसे तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि लाभार्थी उन संदेहों को दूर ना कर दे। केवल गवाहों के हस्ताक्षर होने से फर्जी वसीयत असली नहीं हो जाती। ये इसका सार और संक्षिप्त जो होता है ना सर, निष्कर्ष, वो मैं निकाल के आपके लिए छोटी सी लाइन में लाया हूं। जजमेंट तो सब 20 पन्ने का है। अगर पूरी डेफिनेशन हम एक दूसरे को समझेंगे समझाएंगे तो वीडियो पता नहीं 4-5 घंटे लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्य सार लाया हूं। लेकिन इसके अंदर की महत्वपूर्ण बातें मैं आपको जजमेंट के अंदर से ही बताऊंगा, जो मैंने आपके लिए खास तौर से इसमें लिख के रखी हैं। ये जजमेंट का पेरा है। मैं इस जजमेंट के पेरा का जो ट्रांसलेशन जो मैंने किया है वो उस जजमेंट में से ही पढ़ के बता रहा हूं मैं कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि एक सक्षम वसीयतकर्ता को वसीयत पढ़कर सुनाई गई और उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो आगे की सभी जांच पड़ताल बंद हो जाती है। दैट्स ऑल हो गया सर, ये इतनी क्लियर बात हो गई। ये जजमेंट की ट्रांसलेशन में पढ़ के बता रहा हूं सर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस लैंडमार्क जजमेंट में दी गई है। क्या दी गई है? यदि यह सिद्ध हो जाता है कि एक सक्षम वसीयतकर्ता को वसीयत पढ़कर सुनाई गई है और उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो आगे की सभी जांच पड़ताल बंद हो जाती है, मतलब वसीयत को साबित मान लिया जाता है। इस मामले में लॉर्ड चांसलर लॉर्ड केन्स ने बेरी बनाम बटालिन मामले में बेरन पार्के की सुप्रसिद्ध टिप्पणी का अनुमोदन करते हुए यह बताया कि इसमें 2 नियम बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जो है कि पहली बात क्या बताएगी इसमें कि हर मामले में सबूत पेश करने का दायित्व वसीयत पेश करने वाले पक्ष पर होता है, जो वसीयत गृहीता बेनिफिशियरी होता है। और अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि प्रस्तुत दस्तावेज एक स्वतंत्र और सक्षम वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बताई गई सर इसमें? ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट में लिखा हुआ है सर वही पढ़ के मैं बता रहा हूं आपको, वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूं सर मैं, उसकी ट्रांसलेशन है ये।
दूसरा यह है कि यदि कोई पक्ष ऐसी वसीयत लिखता या तैयार करता है जिससे उसे लाभ मिलता है, तो यह एक ऐसी परिस्थिति है जो आमतौर पर अदालत के संदेह को बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है सर, संदेह तो बढ़ेगा ही। तो आमतौर पर अदालत को उस दस्तावेज के समर्थन में साक्ष्य की जांच में सतर्क और उत्साही रहने के लिए बाध्य करती है, जिसके पक्ष में अदालत को तब तक फैसला नहीं सुनाना चाहिए जब तक कि संदेह दूर ना हो जाए और अदालत न्यायिक रूप से संतुष्ट ना हो जाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको 6 मुद्दे बताए थे कि प्रोबेट के लिए निर्देशित किया गया था, तो उसमें 6 मुद्दों पर विचार किया गया था। ये आपके लिए बेहद जरूरी है सर, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट में बताए गए हैं। 1958 का फैसला है, 68 साल हो चुके हैं और इन 68 सालों में 1200 से अधिक बार विभिन्न अदालतों में, विभिन्न जजमेंटों में इस जजमेंट का हवाला और रेफरेंस दिया गया है। ये एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट में आप पर लेकर आया हूं सर मैं। इसलिए जो 6 मुद्दे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। आप यदि वादी हैं तो भी आपके लिए लाभकारी है, यदि आप प्रतिवादी हैं तो आपके लिए भी लाभकारी है। दोनों के लिए बड़ा लाभकारी वीडियो है सर। जीत हमेशा सत्य की होती है। अपना मकसद भी वीडियो बनाने का यही है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो अन्याय ना हो और उसे न्याय प्राप्त हो। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट में ये 6 निर्देश जो बताए गए मैं आपको बताने जा रहा हूं। वसीयत संबंधी सभी पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख किया गया है। इस मामले में प्रस्तुत वसीयत को प्रोबेट न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया। इस पर 6 मुद्दों पर सुनवाई हुई। पहले 4 मुद्दे मैं आपको बता दूं सर, 4 मुद्दे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप प्रोबेट लगाते हैं तो आपको ये साबित करना होंगे। यदि आप प्रतिवादी हैं तो आपको कहना होगा कि वादी ने 6 मुद्दों को साबित नहीं किया। दोनों के लिए सर लैंडमार्क जजमेंट है, ये दोनों के लिए उपयोगी है। इस 6 मुद्दों में पहले 4 मुद्दे आपको बताने जा रहा हूं सर। पहले 4 मुद्दों में वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और वसीयत करने की क्षमता से संबंधित थे। पहले 4 मुद्दे काय से संबंधित थे? वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और करने की क्षमता। इन दोनों का अदालत ने मुख्य रूप से उस प्रोबेट में विचार किया। 4 मुद्दे। दूसरा जो आता है, पहले 4 मुद्दे तो हो गए सर आपके क्षमता से संबंधित थे, और 5वां मुद्दा है वसीयत की सामग्री के बारे में उसके ज्ञान और स्वीकृति से संबंधित था कि वसीयत की सामग्री जो वसीयत में लिखा गया है उसकी नॉलेज में भी है कि नहीं, और उसने उसमें हाँ भी भरी है कि नहीं। पता लग रहा उससे कहा गया कि ये नामांतरण के कागज है, आप इस पे दस्तखत कर दे नामांतरण हो जाएंगे, तो उसके ना तो नॉलेज में ना उसने स्वीकृति दी वसीयत की। या कहते हैं कि मेडिकल के बिल है, ये कहीं से भुगतान होगा, आप दस्तखत कर दें। या फिर कुछ और भी कह के कि ये पड़ोसी से कोई विवाद चल रहा है तो थाने पे हम आवेदन देने जा रहे हैं तो आप दस्तखत कर दें, कुछ भी कह दिया, तो उसकी सामग्री तो उनके नॉलेज में नहीं है, ना उन्होंने स्वीकृति दी, तो ये धोखे से और गलत तरीके से तैयार किया गया था। 5वां मुद्दा इस बात पे विचार किया गया था कि वसीयत करने की क्षमता से संबंधित थे और वसीयत की सामग्री के बारे में उनके ज्ञान और स्वीकृति से संबंधित थे। और 6ठा मुद्दा यह था कि क्या वसीयतकर्ता को वसीयत की सामग्री का ज्ञान और स्वीकृति थी। तो इन 6 मुद्दों पर सर विचार किया गया। बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे और इसमें आगे बताया गया है कि इस अंतिम खंड द्वारा वसीयतकर्ता के प्रस्तावकों और अवशिष्ट वसीयतदार द्वारा बनाया गया था, उन्हें निष्पादक नियुक्त किया गया था। मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और न्यायाधीश ने प्रत्येक मुद्दे पर जूरी सदस्यों की राय पूछी। तो ये महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट सर आपको बता दिए। अब इसमें जो आगे जो महत्वपूर्ण जो बातें बताई गई है वो भी मैंने जजमेंट के पेरा को आपके लिए लिख के रखा है। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो मुख्य मुख्य हाईलाइट पॉइंट हैं जो हमारे काम की हैं। मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है सर, ये जैसे आप देखें नीचे मैंने किया हुआ है। यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा। क्या प्रश्न होगा? दुर्भाग्यवश विद्वान ट्रायल जज ने इस मामले में संदिग्ध परिस्थितियों के प्रभाव का उचित आकलन नहीं किया, जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, और इससे उनके अंतिम निष्कर्ष में गंभीर त्रुटि उत्पन्न हो गई, ये बताया गया है। संयोगवश इस तथ्य का भी उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलकर्ता ने उस दिन वसीयतकर्ता से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त कर ली थी। इससे तर्क उत्पन्न होता है कि अपीलकर्ता वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही अपने नियंत्रण वाली परिस्थिति पर कब्जा और प्रबंधन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, तो जरूर उसने कोई घपला और गड़बड़ तो की है। ये चीजें बोलती हैं, परिस्थितियां खुद बोलती हैं। तो ऐसी स्थिति में सब रजिस्ट्रार जिनकी उपस्थिति में उसी दिन दस्तावेज पंजीकृत किया गया था, जांच नहीं की गई, हालांकि मुकदमे की तारीख को जीवित थे। इन तथ्यों के आधार पर हम मानते हैं कि इच्छुक है कि उच्च न्यायालय ने वसीयत के विधिवत और वैध निष्पादन के प्रश्न पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटने में उचित निर्णय दिया। ये सर्वोच्च न्यायालय का सर डिसीजन है। और अंतिम लाइन इसमें लिखी हुई है जो है कि उच्च न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को पूरी तरह उचित रूप से विचार नहीं किया और गुण दोषों के आधार पर, इसकी अंतिम लाइन पढ़ देता हूं सर।
परिणाम स्वरूप अपील खारिज हो जाती है और उसे रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन इस न्यायालय के लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, अपील खारिज कर दी गई। तो ये लैंडमार्क जजमेंट 68 ईयर पहले पारित किया गया, 1200 से अधिक फैसलों में इसका रेफरेंस दिया गया और इसमें 3 गोल्डन रूल जो बताए गए वो मैंने जजमेंट के अंदर से भी आपको पढ़ के बताए हैं और उसकी सरल व्याख्या भी मैंने आपके लिए की है और इसका पूरा जजमेंट की सरल व्याख्या मैंने नीचे की है। सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि वसीयत को साबित करने के नियम बहुत स्पष्ट नहीं थे इस फैसले से पहले। तो जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने इस निर्णय में अदालत की अंतरात्मा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि वसीयत एक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा है, इसलिए इसे साबित करने के मानक बहुत कड़े होने चाहिए। न्यायालय इसमें देखता है वो न्यायालय ये नहीं देखता है कि वसीयत कितने सुंदर अक्षरों में लिखी गई है। न्यायालय ये देखता है कि इसके पीछे कोई काला साया तो नहीं है, कोई काला साया तो नहीं है, डार्क शेड तो नहीं है, जो कोई घपला तो नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। अदालत इन चीजों को देखता, वसीयत के लिखावट को नहीं देखता है। रजिस्टर्ड वसीयत भी सर निरस्त की जा सकती है। केस के तथ्य भी सर इसमें लिखे हुए मैंने लिख दिए हैं, जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और गोल्डन रूल्स इसमें मैंने तालिका में भी बनाकर स्पेशली तौर पर आपके लिए अलग से लिख दिए हैं। वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति, संदेह को दूर करना, ये सभी चीजें और प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत, धारा 63, धारा 68 साक्ष्य अधिनियम की, ये सभी इसमें महत्वपूर्ण है। सरल उदाहरण भी है सर इसमें मैंने तैयार किए हैं। उसके बाद अध्याय 1 चालू होता है हमारा सर वसीयत का। तो आज के वीडियो के टाइटल में वसीयत को साबित करने के 3 गोल्डन रूल, इस पे मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे चुका हूं और इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां, सरल उदाहरण और कानून इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं, जिनसे मैं आपका सर परिचय करा देता हूं। अध्याय 1 में है कि वसीयत क्या है, धारा 59 और 63 का परिचय, ये सर अध्याय 1 में आता है सर। उसके बाद अगला अध्याय आता है, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है सर। मैं आपको सिर्फ परिचय करा रहा हूँ ई बुक पीडीएफ से, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं सभी 15 अध्याय जो है कि आपको इस वीडियो में समझाऊं और एक्सप्लेन करूं। मैंने मुख्य बात आपको बता दी, बाकी डिटेल पीडीएफ के अंदर मौजूद है। अध्याय 2 में ये बता इसलिए रहा हूं सर क्योंकि यदि आप इसको खरीदने की इच्छा रखते हैं तो खरीदने से पहले मैं वीडियो में इसलिए बताता हूं कि आप देख लें, सुन लें और समझ लें, और यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी तभी आप इसको परचेस करें, और यदि आपको ऐसा लगता है आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस ना करें। ये जब मैं बताऊंगा तभी तो आपको पता लग पाएगा कि इसके अंदर आखिर पीडीएफ में, ई बुक पीडीएफ में लिखा क्या है। इसलिए मेरा बताने का मकसद यही है कि पारदर्शिता बनी रहे, और यदि आपको उपयोगी लगता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरा है सर वसीयत बनाम अन्य दस्तावेज प्रमाण की विशिष्टियां। वसीयतकर्ता की अनुपस्थिति, प्रमाण का भार, और ये कानून की धारा 68 एविडेंस एक्ट की, सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत है आयंगर केस का, वो सरल उदाहरण ये अध्याय 2 में सर किया गया। अध्याय 3 में धारा 67 और 68 साक्ष्य अधिनियम, गवाहों की अनिवार्यता, इसमें धारा 67 हस्ताक्षर को साबित करने के बारे में बताया गया है। धारा 68 में वसीयत के लिए स्पेशल पावर बताया गया है, और तीसरा आयंगर केस के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और 4 में गवाहों की भूमिका वह क्या साबित करता है। अदालत में गवाहों को इन 3 बातों पे खरा उतरना पड़ता है। एनुमस अस्टेंडी, उसका इरादा वसीयत की पुष्टि करना, प्रेजेंस, उसने वसीयतकर्ता को साइन करते देखा या वसीयतकर्ता ने उसे अपने साइन स्वीकार किए, और कैपेसिटी, क्या वसीयतकर्ता उस समय मानसिक रूप से समझने की स्थिति में था। ये तीनों बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया मैंने इसमें, और सरल उदाहरण है। और अध्याय 4 में प्रथम गोल्डन नियम, प्रस्तावक पर जिम्मेदारी, ये हमारा अध्याय 4 है सर। प्रस्तावक कौन है, आयंगर केस का पहला गोल्डन नियम, प्राथमिक भार कभी खत्म नहीं होता, कानून की धाराएं और प्रस्तावक और सरल उदाहरण, ये अध्याय 4 में सर मैंने इसमें समझाया। अध्याय 5 में द्वितीय नियम, तैयार मना स्थिति, साउंड माइंड, गोल्डन नंबर 2, उसकी डिटेल स्पेशल व्याख्या की है इसमें। केवल हस्ताक्षर ही काफी क्यों नहीं, ये इसके बारे में सर बताया गया है। दूसरा है सर मानसिक स्वास्थ्यता का कानूनी पैमाना। तीसरा है एंगर केस का सिद्धांत, बीमारी और उम्र का असर। और चौथा है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाम गवाहों की गवाही और सरल उदाहरण। और अध्याय 5 में जीत का मंत्र, की ऑफ जीत, कैसे आप जीत सकते हैं। और अध्याय 6 में आता है गोल्डन रूल नंबर 3, अदालत की अंतरात्मा, इसको पूरी डिटेल में बताया। अदालत की अंतरात्मा का मतलब क्या है, गणितीय सटीकता पर विवेकपूर्ण मन, और जब शक की सुई प्रस्तावक पर हो, इसके बारे में। चौथा पॉइंट है अंतरात्मा को संतुष्ट करने का तरीका, और पांचवा है सरल उदाहरण, और छठा है जीत का मंत्र कि आप कोर्ट में केस कैसे जीत सकते हैं। ये सभी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। और अध्याय नंबर 7 आता है संदिग्ध परिस्थितियां, ये अध्याय नंबर 7 है। सस्पेंशन सर्कमस्टेंस, इसमें नंबर 1 है शारीरिक और मानसिक कमजोरी,
और दूसरा है अप्राकृतिक स्वभाव, तीसरा वसीयत की बनावट और हस्ताक्षर में अंतर, और चौथा अयंगर केस का निष्कर्ष और सरल उदाहरण और जीत का मंत्र। अध्याय 8 में लाभार्थी की सक्रिय भूमिका के बारे में बताया, यह संदेह क्यों पैदा करता है, सक्रिय भूमिका के क्या उदाहरण हो सकते हैं। ये वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए है सर, किसी एक के लिए नहीं है, आप याद रखिएगा। और तीसरा आएगा कानून लाभार्थी से क्या अपेक्षा करता है, यदि यह साबित ना हो सके तो क्या होगा, और सरल उदाहरण। और अध्याय 8 में जीत का मंत्र अलग से लिखा हुआ है। अध्याय 9 में धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और दबाव के बारे में कि धोखाधड़ी क्या है, अनुचित प्रभाव वसीयत का खामोश हत्यारा है, और दबाव और धोखाधड़ी को साबित करने का भार, और इसके बाद सबूत कैसे जुटाएं, सरल उदाहरण और जीत का मंत्र अध्याय 9 के। अध्याय 10 में आता है एक्सपर्ट ओपिनियन, धारा 45 और धारा 47 एविडेंस एक्ट की है सर ये, कि एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, कई बार उनसे जांच रिपोर्ट और बयान लिए जाते हैं। तो इसमें जो धारा 45 का है कि धारा 45 विशेषज्ञों की राय के बारे में बताया गया है, धारा 47 में लिखावट से परिचित व्यक्ति की राय, एंगर केस और एक्सपर्ट का महत्व, और एक्सपर्ट की राय कब जरूरी है, और सरल उदाहरण। और अध्याय 10 में जीत का मंत्र लिखा गया है। अध्याय 11 में गवाहों की विश्वसनीयता का परीक्षण। नंबर 1 है इसमें गवाह प्रस्तावक का दोस्त या रिश्तेदार हो तो क्या, पूरी डिटेल लिखी हुई है सर, मुख्य मुख्य पॉइंट में पढ़ के आपको खाली बता रहा हूं ताकि आप परिचित हो लें कि आखिर इस ई बुक पीडीएफ में क्या है। विश्वसनीयता की परीक्षा, और असंगति, एंगर केस का रुख और जिरह कैसे करें, और अध्याय 11 में जीत का मंत्र। और अध्याय 12 में वसीयत का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत किया जाता है, तो पंजीकरण का क्या अर्थ है, क्या रजिस्टर्ड वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, एंगर केस और पंजीकरण का टकराव, कोर्ट पंजीकरण को किस नजर से देखता है, सरल उदाहरण और जीत का मंत्र अध्याय 12 के अंत में लिखा हुआ है। और अध्याय 13 में इसके लैंडमार्क जजमेंट होने के जो मुख्य आधार हैं वो इसमें लिखे गए, 1200 प्लस साइटेशन और अयंगर केस का प्रभाव, भविष्य के कानूनों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस लैंडमार्क जजमेंट का समय के साथ क्या बदलाव हुआ, इस फैसले ने न्याय की परिभाषा कैसे बदली, सरल उदाहरण और जीत का मंत्र इसमें दिया गया है। अध्याय 14 में निचली अदालत बनाम उच्च न्यायालय और न्याय का सुधार, निचली अदालत की गलती संतुष्टि का गलत फैसला, उच्च न्यायालय का सुधार बारीकी से विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, निचली अदालत अक्सर यहां भटकती है जो इसमें बताया गया है, सरल उदाहरण और जीत का मंत्र। और अध्याय 15 में नजरा शजरा और वंशावली का महत्व, नजरा शजरा और वंशावली क्या है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं सर, ये पूरी डिटेल जानकारी इसमें लिखी हुई है। वसीयत के साथ वंशावली क्यों जरूरी है, ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है सर। अयंगर केस के दृष्टिकोण से वंशावली के बारे में क्या बताया गया है, नामांतरण की क्या भूमिका है, सरल उदाहरण और जीत का मंत्र। और अध्याय 16 में आम व्यक्ति के लिए जीत का मंत्र, इस पे मैं स्पेशल वीडियो सर मैं बनाऊंगा फिर कभी नेक्स्ट, लेकिन आपको इस ई बुक पीडीएफ में लिखा हुआ है कि संदेह के घेरे का रणनीति का उपयोग करें आप, उसमें एक आम व्यक्ति, न्यायिक संतुष्टि का पैमाना आप तैयार करें, इसमें जिरा में जीत का क्या मंत्र है वो बताया गया है, विवाद चेकलिस्ट और बोनस इसमें मेरे द्वारा अलग से तैयार किए गए, और अंतिम संदेश है, और विवाद कैलकुलेटर, क्या आपकी वसीयत संदिग्ध है, इसके बारे में पूरा कैलकुलेटर के रूप में तैयार किया गया है उन पॉइंटों को, ताकि आप समझ सके कि वसीयत डाउटफुल है या नहीं है। ये पूरी डिटेल जानकारी इसमें सर लिखी हुई है, और इसी प्रकार से नोट भी इसमें लिखा हुआ है, और अंत में फिर समापन आता है। और ये हमारी पूरी ई बुक पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और तकरीबन 87 के तकरीबन इसमें पेज हैं, और ये पूरी ई बुक पीडीएफ से मैंने सर आपको परिचित करा दिया है। ई बुक पीडीएफ से परिचित कराने का सर मतलब और मकसद आप समझ चुके हैं कि वीडियो देखने के बाद अक्सर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इस ई बुक पीडीएफ को मैं परचेस कर लूं, तो जब वो परचेस करने का इरादा रखता है तो उसके मन में एक विचार और भी आता है, वो मेरी वेबसाइट पर जाता है, वेबसाइट पर जो डाउनलोड लिंक दी रही हुई है, जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको इसका मुख्य पृष्ठ दिखेगा और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको अंदर से परिचित कराया ये वहां नहीं मिलेगा सर, वहां आप जब 299 रुपए का भुगतान कर देंगे तब आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड का, जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तब ये पूरी ई बुक आपको वहां पढ़ने पे मिलेगी 299 रुपए का भुगतान करने के बाद। लेकिन मैं मेरे वीडियो में बगैर 299 रुपए का भुगतान किए ही आपको बता देता हूं कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मकसद और उद्देश्य ये है कि आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें, क्योंकि जब आप इसको परचेस करेंगे तो यही मैटर, यही पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। तो इसको देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, तभी आप इसको परचेस करें। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है,
और इधर आप देख रहे हैं सर, ये ऊपर मेरे जो उंगली की हुई है, मैंने ऊपर की ओर भी मैंने एक आइकॉन बना रखा है इतना बड़ा, जहां पर लिखा हुआ है कि ई बुक उपलब्ध है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ई बुक पीडीएफ है वादी और प्रतिवादी के लिए, और वसीयत को साबित करने के लिए जो 3 गोल्डन रूल इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 68 साल पहले तैयार किए गए थे, उनको सर मैं ढूंढ के लाया हूँ। कानून एक समंदर है, उसमें से मोती ढूंढ के लाना, आप समझ सकते हैं। गोताखोर जाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हाँ सर, मेरा मकसद और उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कानून का अपने जीवन में और अपने केस में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकें, उसको किस प्रकार से इतना सरल बनाया जा सके कि एक आम व्यक्ति भी समझ सके कि हाँ, हम कानून का लाभ इस प्रकार से ले सकते हैं। किताबों में कानून लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक इसलिए बनाता हूँ कि विभिन्न किताबों में से और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का एक जगह कलेक्शन में आपके लिए करता हूँ, ताकि यदि आपका मामला और परिस्थिति इसी प्रकार की है तो आप इनका लाभ प्राप्त कर सकें, आप आपके केस में जीतने में इसका उपयोग कर सकें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।